भारतीय उच्चायोग सिंगापुर के सहयोग से संगम सिंगापुर संस्था और सिंगापुर संगम पत्रिका द्वारा सिंगापुर नेशनल डे और भारतीय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस उत्सव में आइए आप सब शामिल हों। हम सब मिलकर मनाएं देशभक्ति का संगम, साथ ही भागीदारी करें आजादी के अमृत महोत्सव में। हमारे मुख्य अतिथि महामहिम भारतीय उच्चायुक्त श्री पी कुमरन जी का विशेष आभार। हम आभारी हैं अपने अतिथिगण के, जिनका सानिध्य विश्व भर में फैले भारतीयों में अपनी कर्म भूमि और जन्मभूमि के प्रति विशेष प्रेम के संगम को हम तक पहुंचाएगा, और उन सभी सहयोगी संस्थाओं के प्रति हमारा आभार जिनकी भागीदारी से इस उत्सव को एक नया रंग मिला है। साथ ही कैसे भूल सकते हैं अपने हिंदीतर और विदेशी मूल के छात्रों को, जो अपने देश के इस खास दिन को मनाने के लिए हमारे साथ हैं। रविवार 1 अगस्त 2021 को सिंगापुर के समय अनुसार शाम 6 बजे और भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे फेसबुक लाइव के माध्यम से हमसे अवश्य जुड़िएगा। नमस्कार, मैं आद्या को बुलाना चाहूंगी कि आद्या इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमस्कार, मैं आद्या श्रीवास्तव देश प्रेम के संगम में उपस्थित सभी अतिथियों और दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर्व कल्याण और विश्व शांति की मंगल कामना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बहुत सुंदर आद्या, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी आद्या, आपने इतना सुंदर श्लोक उसका उच्चारण किया और शुभ शुरुआत की, इससे एक हमारी सुहासित आरंभ होती है और हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने इस तरह से शुरुआत की। मैं आज इस समृद्ध मंच को नमन करती हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। कहीं भोर हुई है तो कहीं गहरी निशा का अंधेरा है, फिर भी हमारे आग्रह पर आप सबने हमारा मान रखा और समय पर जुड़े, बल्कि हमें आज बहुत देर हो गई फेसबुक लाइव के चक्कर में, और हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमें समय दिया। 9 अगस्त को सिंगापुर का नेशनल डे है और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस। अतः हमने दोनों कार्यक्रमों को एक में बांधने का प्रयास किया है, साथ ही विश्व के अनेक देशों को जोड़कर एक माटी जिसने हमें जन्म दिया और एक माटी जिसने हमें पहचान दी, हमारे लिए नई राहें सजाई, दोनों के प्रति अपने प्रेम, अपनी भावनाओं के संगम का प्रयास है। आज हमारे साथ विश्व भर में भारतीय डायस्पोरा जो फैला हुआ है, उसका अनूठा संगम हमारे साथ उपस्थित है। भारतीय संस्कृति, भारत से बाहर फैले डायस्पोरा द्वारा साहित्य और भाषा के प्रेम के कारण अगर हम देखें तो विदेशों में ज्यादा मुखरित हुई है। मैं भारत से प्रोफेसर सदानंद शाही जी, श्री अनिल जोशी जी का मंच पर स्वागत करती हूँ। ब्रिटेन से डॉक्टर पद्मेश गुप्त जी, न्यूजीलैंड से रोहित कुमार हैप्पी जी, नीदरलैंड से प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी जी, रामा तक्षक जी, अमेरिका से अनूप भार्गव जी, चीन से डॉक्टर अनीता सिंह जी, फिजी से जैनिन कुमार जी, कनाडा से शैलजा सक्सेना जी, और हमारे अपने सिंगापुर से राजेंद्र सूरज जी और विनोद दुबे जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सिंगापुर संगम का कार्यक्रम जब भी हम रखते हैं, हम चाहते हैं कि छात्र कुछ न कुछ करें, और कुछ ना करें ये कैसे होगा। तो इसीलिए आज हमारे साथ सिंगापुर से सीती नूर ईमान बिनते मोहम्मद अली, बर्नर्ड चुआ क्यांग लियांग, मीरा सेंथिल,
चेन ईची और आद्या श्रीवास्तव जुड़े हैं। मैं अपने सभी छात्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। सिंगापुर संगम की टीम से मैं, संध्या, संगीता सिंह, अरुणा सिंह, पूनम चुग, अनुराधा सिंगल, आराधना झा श्रीवास्तव उपस्थित हैं और हम सभी आपका देश प्रेम के संगम में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि भारतीय उच्चायुक्त महोदय श्री पी कुमरन जी हैं और हम भारतीय उच्चायोग और भारतीय उच्चायुक्त दोनों के हृदय से आभारी हैं। हमारे मुख्य अतिथि महामहिम उच्चायुक्त श्री पी कुमरन जी कुछ अन्य व्यस्तताओं के चलते अपने संदेश के द्वारा आज हम सबके साथ हैं, क्योंकि मुख्य अतिथि के लिए बड़ी दुविधा थी कि किस देश को सुनूं, किसके लिए क्षमा मांग लूं, अगर लंबा चला तो क्या इतना समय दे पाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि इससे बचने के लिए बेहतर होगा कि मैं अपने संदेश के माध्यम से जुड़ूं और मैं सिंगापुर से भारतीय उच्चायुक्त महोदय और पूरे उच्चायोग का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि आज ही नहीं बल्कि हर कार्यक्रम में हमेशा उनका सहयोग, उनका मार्गदर्शन मिलता है। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले भारतीय उच्चायुक्त महोदय के वीडियो संदेश द्वारा आज की इस गोष्ठी की शुरुआत करती हूँ। संगम सिंगापुर के साथियों, प्यारे बच्चों और दोस्तों, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि संगम सिंगापुर भारत के स्वतंत्रता दिवस, आजादी का अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सिंगापुर के राष्ट्रीय दिवस के साथ साथ देश प्रेम का संगम के बैनर तले एक समारोह का आयोजन कर रहा है। ये भी जानकर खुशी हो रही है कि विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले सिंगापुर के छात्र अंग्रेजी, मलय, चीनी और तमिल भाषाओं में देशभक्ति गीत और उसके उपरांत हिंदी गीत और कविता वादन के लिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मैं इस पहल के लिए संगम सिंगापुर की सराहना करता हूं, जो बहुसंस्कृतिवाद, सहिष्णुता, सम्मान और आपसी समझ के सभ्यतागत मूल्यों को दर्शाता है, जो भारत और सिंगापुर दोनों द्वारा साझा किए जाते हैं। इस अवसर पर मैं भारत, ब्रिटेन, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, चीन, अमेरिका, कनाडा और सिंगापुर सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से इस कविता पाठ में भाग लेने वाले प्रसिद्ध कवियों का भी हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। ये वास्तव में एक बहुत ही प्रभावशाली आयोजन है और भाषा में बढ़ती वैश्विक रुचि का प्रमाण है। मैं इस उत्सव की अनूठी अवधारणा के लिए आयोजकों और सभी उत्साही प्रतिभागियों को बधाई देता हूं। मैं सिंगापुर के हमारे सभी मित्रों को 9 अगस्त को मनाए जाने वाले सिंगापुर राष्ट्रीय दिवस की बधाई देना चाहता हूं। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Advance best wishes to our Singaporean friends for their forthcoming National Day on 9th August 2021. Namaskar. तो ये हमारे भारतीय उच्चायुक्त महोदय का संदेश था आज के कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए। और अब मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए, कार्यक्रम का संचालन करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आराधना झा श्रीवास्तव को, क्योंकि इस कार्यक्रम का संचालन ही नहीं, आयोजन और जब इतने देशों का संगम हो तो ये आसान नहीं था और ये सब आराधना के कारण बड़ी आसानी से हो गया। तो बहुत बहुत आभार आराधना का। आराधना झा श्रीवास्तव से आप सभी लगभग परिचित हैं। वो लेखिका, स्वतंत्र पत्रकार, कवित्री के रूप में तो अपनी खास पहचान बना ही रही हैं। सिंगापुर संगम पत्रिका के संपादक भी हैं। संस्था और पत्रिका के कार्यक्रमों में बहुत सक्रिय भागीदारी रहती है और सिंगापुर में हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार में आराधना का विशेष योगदान है। तो बड़े आदर के साथ मैं आराधना को बुलाऊंगी। आराधना आगे का कार्यक्रम संभालिए। धन्यवाद संध्या जी, इतने सुंदर आत्मीय परिचय के लिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चलितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। संकीर्ण मानसिकता वाले अपने और पराये में भेद करते हैं
उदार मानसिकता वालों के लिए तो ये सारी पृथ्वी ही एक परिवार की तरह है, जिसे वे अपना समझते हैं, जिसके लिए उनके भीतर अपनत्व और सम्मान का समान भाव रहता है। वसुधैव कुटुंबकम, ये दो शब्द संस्कृत के भारतीय संसद के प्रवेश द्वार पर अंकित है। ये दो शब्द हमारे देश की संस्कृति की, हमारे देश की सभ्यता के चिन्ह हैं। हम बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण पृथ्वी को एक परिवार की तरह समझते हैं। इसीलिए भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव और सिंगापुर नेशनल डे अर्थात सिंगापुर के राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस देश प्रेम के संगम में आज हम सिंगापुर, भारत, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, चीन और फिजी समेत विश्व के अनेक देशों से आमंत्रित कवियों की रचनाओं के माध्यम से इन देशों से जुड़ी उनकी संवेदनाओं और इनके प्रेम से परिचय पाएंगे। मैं आराधना झा श्रीवास्तव अपने इस वैश्विक कुटुंब का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पटल पर उपस्थित सभी गुणीजनों, प्रबुद्धजनों को प्रणाम करते हुए सिंगापुर संगम के साथ साथ अभी वैश्विक हिंदी परिवार के फेसबुक पेज के लाइव के माध्यम से जो दर्शक जुड़े हैं, उन सभी गुणीजनों का सादर अभिवादन करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं अपनी कर्मभूमि सिंगापुर के प्रतिभागी छात्रों को सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ। मलय, चीनी, तमिल और अंग्रेजी ये 4 सिंगापुर की आधिकारिक भाषाएं हैं जिन्हें समान दर्जा प्राप्त है। तो सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ सीती नूर ईमान बिनते मोहम्मद अली को, जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में इंग्लिश लिंग्विस्टिक की छात्रा हैं। ईमान को भाषा और संगीत में विशेष रुचि है और सिंगापुर के प्रतिष्ठित एस्प्लैनेड थिएटर में वो अपनी प्रस्तुति दे चुकी है। आज देशभक्ति के संगम में ईमान मलय गीत के साथ साथ एक हिंदी फिल्म गीत का भी की प्रस्तुति करने जा रही है। ईमान, आपका स्वागत है इस मंच पे। नमस्ते, मेरा नाम ईमान है। आज मैं 2 गाना गा रही हूँ। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। आए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, आए वतन तेरे लिए। दिल है या है जान भी देंगे, आए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, आए वतन तेरे लिए। Sama-sama maju ke hadapan, pandai cari pelajaran, jaga diri dalam kesehatan, serta sopan santun dengan kawan-kawan, dengan hati bersih serta suci, sama-sama hormat dan berbudi, jaga tingkah pemuda-pemudi, adat dan budaya junjung tinggi, capailah lekas cita-cita pemudi-pemuda, supaya kita ada harga di mata dunia. Semoga bahagia. धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। ईमान से कहें तो वाकई आपने दिल जीत लिया हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर ईमान, वेरी नाइस।
हाँ, और आपकी प्रस्तुति में दो देशों की जो भाषा, संस्कृति और देश प्रेम का इतना सुंदर संगम था। शुक्रिया ईमान। और अब मैं बुलाने जा रही हूँ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में कंप्यूटर साइंस के छात्र बर्नार्ड चुआ कियान लियांग को, जिन्होंने हिंदी सिर्फ एक लेवल तक ही पढ़ी है, लेकिन हिंदी भाषा में इनकी विशेष रुचि है। बर्नार्ड नौकरी के सिलसिले में कनाडा जा रहे हैं। तो बर्नार्ड, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सिंगापुर के मंच पे ये पहली बार ये अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं बर्नार्ड। सबसे पहले वो हमें एक चीनी कविता सुनाएंगे और उसके बाद शिव मंगल सिंह सुमन जी की लिखी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के सुनाने जा रहे हैं। बर्नार्ड, अब मंच आपका। धन्यवाद। चीनी का पोयम। 南阳竹枝词，终岁五分春已秋，熏蒸暑气汉长流。武陵公子居此地，纵然冬天不用裘。南阳地处赤道，常年如夏，然距海境，得海洋之调剂，故暑热尚不剧烈。当岁欲云暮，正祖国围炉取暖时，然在南阳游一歌回善也。关于此，而觉造化之奇。धन्यवाद। और शिवमंगल सिंह सुमन जी का पोयम हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोड़ी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फूल की पर के झूले। नींद न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। धन्यवाद। बहुत अच्छा बर्नार्ड, बहुत गर्व है मुझे आप पे। शाबाश। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, आपने बहुत ही सुंदर कविता सुनाई। चीनी कविता का कुछ भावार्थ अगर हमें आप बताना चाहें, क्या उसका अर्थ? मीनिंग भावार्थ नहीं उसको आएगा। हाँ, it's about अंग्रेजी में it's about the summers in Nanyang when the people from China moved from the south of China to Singapore, and they're talking about the difference in the weather between Singapore, which is tropical, and in China where they have winters. So it makes them think of what a new nice place it is to settle down. ओह, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से समझाया। धन्यवाद। धन्यवाद बर्नार्ड। और अब मैं बुलाना चाहूँगी मंच पे माया सेंथिल को, जो बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही हैं। और माया के बारे में बता दूं कि ये 5 साल की उम्र से भरतनाट्यम नृत्य सीख रही हैं और ये कल्पवृक्ष फाइन आर्ट्स सिंगापुर की छात्रा हैं। और आज जो प्रस्तुति ये देने जा रही हैं उसका कॉन्सेप्ट और कोरियोग्राफी दोनों ही कल्पवृक्ष फाइन आर्ट्स सिंगापुर के निदेशक, इनकी गुरु प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना मीरा सुब्रमण्यम ने किया है। गाने के बोल हैं याथुम ओरे एंथम, इसके कवि हैं कन्यन पुरुनुनुरुन और संगीत है राजन सोम सुंदरम का, और इसमें जो स्वर है वो कार्तिक और बॉम्बे जयश्री का है। ये कविता 6ठी शताब्दी में संघ युग में लिखी हुई थी और इसका भाव बहुत सुंदर है कि हम एक हैं और हमारे जो बीच जो भेद है उसे दरकिनार करके हम सबको एक दूसरे को एक परिवार के सदस्य के रूप में ही देखना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। माया, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
யாவரும் கேளி தீரும் நன்றும் பிறக்கரவா யாரும் ஊரே யாவரும் கேளி தீரும் நன்றும் பிறக்கரவா நூதலும் தடிதலும் அவள் சோரந்த நூதலும் தடிதலும் அவள் சோரந்த சாதலும் புதுவது அன்றே சாதலும் புதுவது அன்றே வாழ்தல் இதர மகிழ் இனமே இதர மகிழ் இனமே வானம் தந்துடி தலையானது நின்னொரு வானம் தந்துடி தலையானது கல்பொழுது நிறந்து மண்ணில் பெரியானது வழிபாடும் கூடை போலாடை வழிபாடும் என்பது திறமோ காட்சியில் தெளிந்தோன மாட்சியின் பெரியோரை திகத்தருகிறே சிறியோரைகள் அதனிலும் யாரே யாவரும் திறத்தரமா बहुत बहुत सुंदर माया, आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी, धन्यवाद। और अब अगली प्रस्तुति चेन यीची की है। और आज दुर्भाग्यवश उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने एक जो वीडियो आपने अभ्यास सत्र के लिए बनाया था और जो हमारे साथ साझा किया था, हमें उसी वीडियो को चलाना पड़ रहा है। उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की छात्रा हैं। उनकी भाषा और संगीत में विशेष रुचि है और यीची कविता लिखती है, वीडियो बनाती है, ड्राइंग पेंटिंग के अलावा स्केटबोर्ड भी करती हैं और अपने यूट्यूब चैनल कोस्टफिट के माध्यम से यीची अपनी कला को दर्शकों को तक पहुंचा रही है। आज की विशेष प्रस्तुति में यीची सिंगापुर का बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रीय गीत वन पीपल वन नेशन सुनाने जा रही हैं और साथ ही सुनाने जा रही है मनोज मुंतशिर की कलम से निकला ये नायाब गीत तेरी मिट्टी में मिल जावा। यीची, आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं तेरी मिट्टी और वन पीपल वन नेशन वन सिंगापुर गाने गाओगी।
जाके कहे हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ए मेरी ज़मीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सालदार दे सही महफूज रहे तेरी आना सदा चाहे जाना मेरे ये रहे न रहे। ए मेरी ज़मीन महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में नील जवा डुले बनकर मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। We built a nation with our hands, the toil of people from the dozen lands. How strange is when we first began. Now we're Singaporeans. Let's reach out for Singapore. Join our hands forevermore. One people, one nation, one Singapore. That's the way that we will be forevermore. Oh, every creed and every race has its role and has its place. One people, one nation, one Singapore. बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर इतनी प्रस्तुति, इतनी बहुत ही खूबसूरत सुंदर। प्रस्तुति दी, बहुत ही बढ़िया। और ये चीज़ आप जब भी सुने इस कार्यक्रम को, आज तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें पता है आपको बुखार हो गया है, लेकिन जब भी आप इस कार्यक्रम को सुनेंगे तो आप अभी हम तालियां नहीं बजा रहे हैं क्योंकि मंच की मर्यादा है, वर्चुअल है, लेकिन अभी तो तालियों के गड़गड़ाहट से अगर कोई मंच होता तो वो गूंज रहा होता। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और इसके बाद मैं अपने जो हमारे आदरणीय अतिथि हैं उनको बुलाना चाहूँगी। और एक बात स्पष्ट कर दूं कि यहाँ कोई वरीयता का क्रम नहीं है, व्यवहारिकता का है, क्योंकि हम पहले ही समय से पीछे चल रहे हैं और कई अतिथि हैं जिनको किसी और अन्य कार्यक्रम में जुड़ना है। तो इसीलिए वरीयता को पीछे रख के और व्यवहारिकता को आगे रख के मैं अभी फ़िलहाल मंच पे बुलाना चाह रही हूँ डॉक्टर पद्मेश गुप्त जी को, यूनाइटेड किंगडम से। इनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय इसलिए दे रही हूँ, वैसे परिचय के मोहताज नहीं है, ये कहावत हर आपने कार्यक्रम में सुनी होगी। उसका कारण ये है कि ये पहली बार सिंगापुर संगम के मंच पे आ रहे हैं, तो ज़रा इनका औपचारिक संक्षिप्त परिचय दे दिया जाए। ये यूके हिंदी समिति के संस्थापक हैं, ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज के निदेशक हैं और ब्रिटेन की साहित्यिक संस्था वातायन के संस्थापक सदस्य हैं और उनके द्वारा आयोजित होने वाले साप्ताहिक गोष्ठियों के संयोजक भी हैं। यूके में हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाएं पुरवाई और प्रवासी टुडे का संपादन कर चुके पद्मेश जी को राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा पद्म भूषण मोटरी सत्यनारायण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब तक पद्मेश जी के 3 काव्य संग्रह आकृति, सागर का पंछी और प्रवासी पुत्र, ये 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। और पद्मेश जी, आपसे निवेदन है, पद्मेश जी हमारे वैश्विक हिंदी परिवार के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक भी है, जिसके फेसबुक पेज पर भी ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं।
तो पद्मेश जी, आपसे निवेदन है कि आप ब्रिटेन पर आधारित अपनी कविता का पाठ करके इस मंच को सुशोभित कीजिए। धन्यवाद आराधना जी, इतने सुंदर और संक्षिप्त परिचय के लिए। और धन्यवाद इसलिए भी कि आपने मुझे पहले बुला लिया है मेरे विशेष निवेदन पर। आज मेरे कॉलेज का क्रिकेट मैच है, मुझे वहां भी ओपनिंग करनी है, तो मुझे लग रहा है कि अभ्यास शुरू हो गया। ब्रिटेन, आप लोग जानते हैं इंग्लैंड और ब्रिटेन, यहाँ जो मेरी कर्म भूमि है, जहाँ मैं रहता हूँ, इस समय एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है, और वो है ब्रेक्सिट। जहाँ पे यूरोपियन यूनियन कुछ वर्ष पूर्व रेफरेंडम हुआ था और ब्रिटेन में वोटों की गिनती ये कहने लगी कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर होना चाहिए। एक ऐसा देश जिसका इतिहास रहा है लोगों को यहाँ पर पनाह देने के लिए, और इनफैक्ट कुछ लोगों को याद होगा जब इडी आमिन ने अफ्रीका में लोगों को बाहर निकालना शुरू किया था और भारतीय सरकार ने मना कर दिया था कि वो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, तो उस समय भी ब्रिटेन ने उन लोगों को यहाँ पर पनाह दी थी। तो एक बहुत वैसा इतिहास रहा है। तो ये जो रेफरेंडम है, इसकी गिनती, मैं थोड़ी भूमिका बताऊं, रात भर इसकी गिनती हुई और सुबह सुबह जब मैं सोकर उठा तो वह गिनती इस पक्ष में नहीं थी कि ब्रिटेन को, इंग्लैंड को यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए। और उसी समय मैंने एक न्यूज़ देखी और न्यूज़ की हेडलाइन थी कि वी हैव वोकन अप इन अ डिफरेंट कंट्री। वहां से इस कविता ने, इन पंक्तियों ने जन्म लिया। ये उसी दिन की, उसी सुबह की कविता है कि चिड़ियों की चहक में उत्साह कुछ कम था, सूरज की रोशनी में प्रकाश कुछ दम था। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने पाया सामने दीवार पर टंगे मेरे यूरोप के नक्शे पर कुछ जख्म था। चिड़ियों की चहक में उत्साह कुछ कम था, सूरज की रोशनी में प्रकाश कुछ नम था। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो पाया सामने दीवार पर टंगे मेरे यूरोप के नक्शे पर कुछ जख्म था। तुम्हें उड़ना अब मना है उस पार, कतरे जा रहे थे मेरी गौरैया के पर। तुम्हें उड़ना अब मना है उस पार, कतरे जा रहे थे मेरी गौरैया के पर। मेरे एक्वेरियम के बाएं कोने में सहमी थी देश विदेश की मछलियां, उनका डर। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मुझे लगा जैसे मेरी अंग्रेजी माँ मुझे गोद में लेकर छोड़ रही है मेरे फ्रांसीसी पिता का घर। उस माँ ने जिसने कभी सिखाया ही नहीं कि अपने पड़ोसियों के संग रहने में है कोई बुराई। उस माँ ने जिसने कभी सिखाया ही नहीं कि अपने पड़ोसियों के संग रहने में है कोई बुराई। बचपन से खेलता आया मैं रंग बिरंगी तितलियों से। अब देखना पड़ेगा कौन सी अपनी है और कौन पराई। बहुत अच्छे। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो टूटा ही नहीं मेरा स्वप्न, बल्कि टूटे मेरी बाग की डालियों पर बसे बरसों के घोंसले। टूटे मेरी नन्ही पंखुड़ियों के बड़े बड़े हौसले। क्या बात, वाह। टूटा मेरी छत के ऊपर से मेरा विश्वास। टूटा मेरी छत के ऊपर से मेरा विश्वास। टूटा दुनिया को आलिंगन में लेने वाला इतिहास। आज 24 जून 2016 है। आज 24 जून 2016 है, ऑक्सफोर्ड शहर के अपने घर में जब मैं सोकर उठा। आज 24 जून 2016 है, ऑक्सफोर्ड शहर के अपने घर में जब मैं सोकर उठा तो देख मौसम में खुदगर्जी की हवाएं। सच बताऊं मैं मुंह ढक कर फिर सो गया। वाह, मैं मुंह ढक कर फिर सो गया इस आस में विश्वास में कि शायद जब दोबारा आंख खुले तो तारीख तो बदले पर तारीख ना बदले। तारीख तो बदले पर तारीख ना बदले। चिड़ियों की चहक का उल्लास ना बदले। सूरज की रोशनी का विश्वास ना बदले कुछ भी बदले। मेरे यूरोप के नक्शे का इतिहास ना बदले। विश्वास ना बदले, उल्लास ना बदले, इतिहास ना बदले। धन्यवाद। वाह, क्या बात, वाह। आपने जो बहुत बढ़िया, जो थीम दिया था, आपने बिल्कुल उस पे आधारित, मतलब पद्मेश जी के बारे में एक जो अनौपचारिक है वो मैं कह दूं, प्रबंधन कौशल इनका अद्भुत है।
और जब ये होते हैं मंच पे तो मुझे ना बड़ा वो डर लगता है कि क्या वो समय पर समाप्त हो पाएगा या नहीं। समय के बहुत पाबंद है, और जब उनको कोई चीज़ कहा जाए तो बहुत ही बिल्कुल मैनेज, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उस तरह से करते। पद्मेश जी बहुत ही शानदार कविता, बिल्कुल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एप्ट, थीम पे आधारित। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मेश जी। और अब जैसे पद्मेश जी के साथ समस्या, वैसे दो और हमारे अतिथि हैं जिनको कहीं जाना है। वैसे जाना तो सबको है, लेकिन मैं उनको ज़रा अभी पहले बुला लेती हूँ। अभी पुष्पिता अवस्थी जी को मैं बुलाना चाहूँगी मंच पे। पुष्पिता अवस्थी जी उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्मी पुष्पिता अवस्थी जी के परिचय में पद्मेश जी के द्वारा कही गई एक लाइन उधार ले रही हूँ कि वो आज के दौर की सबसे सशक्त लेखिका हैं, जिनके समृद्ध लेखन और ज्ञान से हम सब अभिभूत हैं। और पुष्पिता जी हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति की त्रिवेणी को लेकर कई महत्वपूर्ण संस्थाओं से संबंध है, एक लंबी सूची है, तो मैं सिर्फ 3 का उल्लेख करूंगी यहाँ। आचार्य कुल वर्धा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस एंड पीस एकेडमी वर्धा के अध्यक्ष हैं, और एक गार्जियन ऑफ अर्थ एंड ग्लोबल कल्चर इंटरनेशनल फाउंडेशन सेवाग्राम वर्धा की भी अध्यक्ष हैं पुष्पिता जी। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व और कृतित्व को संक्षिप्त रूप में समेटना बड़ा चुनौतीपूर्ण था मेरे लिए। मैं अब संक्षेप में आपको बताऊं कि इनके रचना कर्म पर 26 विश्वविद्यालयों में शोध कार्य चल रहा है, और अब तक इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। 2 का उल्लेख करूंगी यहाँ, आधुनिक हिंदी आलोचना के 100 वर्ष और प्रवासी भारतवंशी संस्कृति। इन्हें शमशेर सम्मान के साथ ही भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा विदेशी धरती पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और पहली बार सिंगापुर संगम के मंच पर अपनी प्रस्तुति देने आ रही पुष्पिता जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप आएँ और नीदरलैंड पर आधारित अपनी कविता का पाठ करके इस मंच की शोभा बढ़ाएं। पुष्पिता जी। पुष्पिता जी आप म्यूट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। पुष्पिता जी का स्वागत है। आप जी अभी अनम्यूट नहीं हो पा रही, एक बार अनम्यूट कर लें। या जी, आराधना जी प्रणाम। आप साहित्य और भाषा की उपासिका हैं, और ऐसे ही हमारे सभी यहाँ पर सुधी मित्र हैं जो हम लोग साहित्यिक विकास यात्रा के जितने साक्षी हैं उतने ही अपनी विकास यात्रा के भी साक्षी हैं। बहुत समय ना लेते हो कहा जाए कि हम लोगों ने एक दूसरे को विकसित किया है। अनिल जी हैं, पद्मेश जी हैं, अनूप जी हैं, ये सभी लोग, और हम लोग एक समय को कहा जाए प्रबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड पर बहुत सी मैंने कविताएं लिखी, पर मुझे लगता है कि मैं नीदरलैंड और यूरोप में जो साइकिल का प्रचलन है इस समय, भौतिकता जिस तरह से अपने उफान पर है, तो मुझे लगा इसे पढ़ना चाहिए। यूरोप में साइकिल, नीदरलैंड में यूरोप को चलाते हैं युवा, समय का पहिया दौड़ता है यूरोप में बहुत तेज, पहिए के ऊपर हैं जो वे आगे हैं और बढ़े हुए हैं। यूरोप को चलाते हैं युवा, समय का पहिया दौड़ता है यूरोप में बहुत तेज, पहिए के ऊपर हैं जो वे आगे और बढ़े हुए। गर्भस्थ शिशु अपना आकार लेता है, साइकिल चलाती अपनी मां की देह भीतर। गर्भस्थ शिशु अपना आकार लेता है, साइकिल चलाती अपनी मां की देह भीतर। गर्भ में रहते हुए ही जैसे जान लेता है साइकिल जीने का सुख। गर्भ में रहते हुए ही जैसे जान लेता है साइकिल में जीने का सुख। स्ट्रेचर के पहिए से पहुंचता है ऑपरेशन थिएटर में पहिए पर। पहिए पर आता है आंखें नीचे, मुट्ठी भींचे समय के पहिए पर। धड़कने और सांसें दौड़ने लगती हैं उसकी अकेले ही, चाहे वो माँ की छाती से लगा हो या अपने बास्केट बेड में ऊँघता हुआ चिमुकता है। स्ट्रेचर के पहिए से पहुंचता है ऑपरेशन थिएटर में। पहिए पर आता है आंखें नीचे, मुट्ठी भींचे समय के पहिए पर। धड़कने और सांसें दौड़ने लगती हैं उसकी अकेले ही, चाहे वो माँ की छाती से लगा हो या अपने समय बास्केट बेड में ऊँघता और चिमुकता है। पहिए से ही सीखता है धरती पकड़ना, पहिए से ही सीखता है धरती पकड़ना और दौड़ना माँ के साथ,
4 पहिए के बेबी स्ट्रोलर पर बैठ घूम लेता है अपना देश। पहिए से ही सीखता है धरती पकड़ना और दौड़ना। माँ के साथ 4 पहिए के बेबी स्ट्रोलर पर बैठ घूम लेता है अपना देश। उसकी आंखों की मुट्ठी खुलने लगती है, उसकी आंखों की मुट्ठी खुलने लगती है अपनी हथेलियों के भीतर, जहां से वो एक साथ पकड़ना सीखता है माँ की हथेली और मातृभूमि का प्यार। जहां से वो एक साथ पकड़ना सीखता है माँ की हथेली और मातृभूमि का प्यार। बच्चे अपने पाँव से पकड़ लेते हैं साइकिल के पाइडल। बच्चे अपने पाँव से पकड़ लेते हैं साइकिल के पाइडल और 2 पहियों में दौड़ते हैं स्वयं सड़क पर। ट्रैफिक को रास्ता देने के लिए पीछे एक लंबी डंडी में रंगीन झंडी लगाए हाँकते हैं समय। ट्रैफिक को रास्ता देने के लिए पीछे एक लंबी डंडी में रंगीन झंडी लगाए हाँकते हैं समय। एक नए समय की रचना में साइकिल के पहियों में जैसे भरी है हवा, माँ के फेफड़ों से स्वप्निल हवा उतरती है अक्सर। साइकिल के पहियों में जैसी भरी है हवा, माँ के फेफड़ों से स्वप्निल हवा उतरती है। पहियों के ट्यूब में पाँव की तरह पाँव बनी हुई दौड़ती है बच्चों की साइकिल। बच्चों के जीवन में उनके ही देह का हिस्सा सड़क के बगलगीर बनी लाल सड़क पर। पहिए के ट्यूब में पाँव की तरह पाँव बनी हुई दौड़ती है बच्चों की साइकिल। बच्चों के जीवन में उनकी ही देह का हिस्सा सड़क के बगलगीर बनी लाल सड़क पर। मशीनी युग में मशीन बनकर साइकिल के हैंडल पर हाथ रखकर जैसे वो दुनिया पर रखता है अपना हाथ। मशीनी युग में मशीन बनकर साइकिल के हैंडल पर हाथ रखकर जैसे वो दुनिया पर रखता है अपना हाथ, उसे अपनी मुट्ठी में करने के लिए। साइकिल के पहियों पर कभी आगे कभी पीछे, कभी साइकिल बास्केट, कभी कैरियर सीट में पीछे माएं बड़ी करती हैं अपने बच्चे और सिखा देती हैं सड़क पर दौड़ना, बसों, ट्रेन और ट्राम में पहुंचना। साइकिल के हैंडल में उनका हाथ आ जाता है और वहीं से कार की स्टीयरिंग पर। साइकिल के 2 पहिए कार के 4 पहियों में बदल देते हैं उनका जीवन स्तर। साइकिल के 2 पहिए कार के 4 पहियों में बदल देते हैं उनका जीवन स्तर और वे चूमने लगते हैं यूरोप की 5 सितारा बहुमंजिली इमारतों के सपने, आकाशीय विमानों की उड़ाने। आंखों में भरकर विश्व में भर देना चाहते हैं खुद को। यूरोप की 5 सितारा बहुमंजिली इमारतों के सपने, आकाशीय विमानों की उड़ाने। आंखों में भरकर विश्व में भर देना चाहते हैं खुद को। तो ये यूरोप पर कविता। और दूसरी कविता चूंकि देश प्रेम पर सत्संग है, राष्ट्र का ईश्वर है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्र का ईश्वर है राष्ट्रीय ध्वज। विदेशों में भारतीय हृदय ही राष्ट्रीय ध्वज है, जिसमें लहराता है तिरंगा अपनी विरासत के गीत गुनगुनाता। जिसमें लहराता है तिरंगा अपने विरासत के गीत गुनगुनाता। राष्ट्रीय तिरंगा स्वदेश का सजीला पासपोर्ट है, जिसके भीतर अपने वतन की तस्वीर है। जिसके चक्र से संबद्ध है हमारी चेतना, जो करती रहती है अहिर्निश वैश्विक मानवीय संस्कृति का प्रवर्तन। स्वदेश के नेतृत्व में देश की आपदाओं में हम सबके वक्ष भीतर सिहरता रहता है अपनी चेतना का तिरंगा। देश की आपदाओं के समय हम सबके वक्ष भीतर सिहरता रहता है अपनी चेतना का तिरंगा। हमारी व्यथित व्याकुल संवेदनाओं के साथ विदेश में अपने अस्तित्व से रचाते हैं हम स्वदेश की वैभवमयी अस्मिता, जिसका रक्षा कवच है स्वाभिमानी तिरंगा। विदेश में अपने अस्तित्व से रचाते हैं हम स्वदेश की वैभवमयी अस्मिता, जिसका रक्षा कवच है स्वाभिमानी तिरंगा। कर्ण को प्रदत्त सूर्य द्वारा रक्षा कवच सरीखा भारतीय तिरंगा स्वदेश और विदेश में संपूर्ण विश्व के भारतीय अपने इतिहास के साथ तरंगित और आह्लादित है कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे के यशस्वी गौरव के साथ जुड़ा है उनका जीवन। देश का राष्ट्रीय ध्वज ही राष्ट्र का ईश्वर है।
देश का राष्ट्रीय ध्वज ही राष्ट्र का ईश्वर है और उसकी ही भक्ति करनी चाहिए। मातृभूमि और पृथ्वी के पक्ष में अपना तिरंगा हृदय की धड़कन है। हम सब की तरह संपूर्ण विश्व में देश के लिए धड़कता और तपता हुआ। भारतीय तिरंगे में समाविष्ट है स्वदेश की ज्ञानेंद्रियां। तिरंगा सुनता है हमें और देखता है हमारे सपने। हमारी ही तरह विदेश में होने पर भी स्वदेश की तरह रहता है हमारे साथ। विदेश में होने पर भी स्वदेश की तरह रहता है हमारे साथ। मातृभूमि की शक्ति और निजता सरीखा उसके फहराने में गूंजता है स्वदेश का हार्दिक संगीत। उसके फहराने में गूंजता है स्वदेश का हार्दिक संगीत, जिसमें धड़कता है अपनी धरती का प्रेम, अपनी धरती का प्रेम। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों को, और हम सब इसके साक्षी हैं। वाह, अद्भुत पुष्पिता जी, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेम के संगम को आपने यहाँ पे वाकई में शब्दों से यथार्थ स्वरूप दे दिया। और आपकी कविताओं को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अभी तो कितना कुछ सीखना है। काव्य कौशल में आप कितनी धनी हैं। तो अद्भुत कविताएं पुष्पिता जी, बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ के अपनी इन दोनों कविताओं से हमारे इस मंच को समृद्ध करने के लिए। और नीदरलैंड्स की बात चली है तो मैं नीदरलैंड से ही डॉक्टर रामा तक्षक जी को बुलाना चाहूँगी। अलवर राजस्थान में जन्मे डॉक्टर रामा तक्षक जी ने हिंदी और अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की और फिर गोलकुंडा आंध्र प्रदेश से डॉक्टर इन हर्बल मेडिसिन की डिग्री भी प्राप्त की। प्रवासी साहित्यकार सम्मान प्राप्त करने वाले डॉक्टर रामा तक्षक जी साझा संसार और विश्व रंग नीदरलैंड्स के निदेशक हैं और विदेशों में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अभी हाल ही में इनकी कविताओं की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका शीर्षक है जब माँ कुछ कहती है मैं चुप रह सुनता। तो आज जब रामा जी कुछ कहेंगे तो हम सब चुप रहकर सुनेंगे। तो रामा जी, आपका स्वागत है। आइए और नीदरलैंड्स की धरती से जुड़ी अपनी संवेदनाओं पर आधारित अपनी कविता के पाठ से मंच को सुशोभित कीजिए। स्वागत है जी। रामा जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आराधना जी, अनिल जी। मित्रों, नीदरलैंड में आने के पश्चात मुझे यहाँ की दो बातों ने बहुत प्रभावित किया है गहरे से। एक तो यहाँ का जल है, जल प्रबंधन है, और दूसरा यहाँ के विशेष अवसरों पर जो नारंगी रंग है, केसरिया, उसने चूंकि केसरिया रंग हमारे भारतीय झंडे में भी है और नीदरलैंड के झंडे में भी है, और विशेष अवसरों पर यहाँ का ये शाही रंग गलियों गलियों में हर जगह दिखाई देता है, टीवी पर, खेल के मैदानों में और सब जगह। तो मेरी कर्म भूमि से जुड़ी एक छोटी सी रचना है और शीर्षक है ओ मेरे नारंगी देश। ओ मेरे नारंगी देश, तेरा ये केसरिया भेष। ओ मेरे नारंगी देश, तेरा ये केसरिया भेष। तू मत वाला तू दिल वाला, तू मत वाला तू दिल वाला, जल उंडेल बना धरती वाला। क्योंकि आपको पता होगा कि नीदरलैंड की जो 1/3 जमीन है वो समुद्र को सुखा करके बनाई गई है। आगे की दो पंक्तियां हैं। ज्यों दृष्टि भू क्षितिज छितराए, ज्यों दृष्टि भू क्षितिज छितराए, हरी घास फिर इतराए। प्रेम पीर है बढ़ती जाए, लगते हैं न लोग पराए। ओ मेरे नारंगी देश, तेरा ये केसरिया भेष। कमल खिले यहाँ तेरे हंसा, कमल खिले यहाँ तेरे हंसा, जल विहार को है मन हर्षा। होती पूरी है सबकी मनसा, हो चाहे जैकब हमीद या घीसा। हे ओ नारंगी, ओ मेरे नारंगी देश, तेरा ये केसरिया भेष। तेरी कहानी पानी पानी, तेरी कहानी पानी पानी, धरती नीचे तेरी कहानी पानी पानी, जल से उलझे मन तूफानी। तेरी कहानी पानी पानी, जल से उलझे मन तूफानी। धरती नीचे जल है ऊपर, जीवन रास है रंगत जी भर। ओ मेरे नारंगी देश, तेरा ये केसरिया भेष। भुजबल से है नहरें बनाई, भुजबल से है नहरें बनाई, दिन रात लगन से ताल सुखाए। जल धकियाया पवन वेग से, जल्दी बांध या राना युग से। ओ मेरे नारंगी देश, तेरा ये केसरिया भेष।
अगली दो पंक्तियां हैं और अंतिम पंक्तियां हैं मित्रों। खुली मानसिकता खुली संस्कृति, खुली मानसिकता खुली संस्कृति, निर्मल जल की यही प्रकृति, निर्मल जल की है यही प्रकृति, ओ मेरे नारंगी देश तेरा ये केसरिया भेष। मुझे रचना पाठ करने के लिए सिंगापुर संगम का हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। ये दोनों कविताओं के माध्यम से हॉलीवुड का पता चल गया, पुष्पिता जी की भी और रामा जी की। बहुत सुंदर। और कितना आपने अच्छा जोड़ा, वाकई केसरिया रंग जो है दोनों देशों को जोड़ता है, और ये इस रंग इस पे आधारित आपकी कविता सुनकर बहुत ही आनंद आया। बहुत बहुत आभार रामा जी, आप तकनीकी समस्या के बावजूद भी हमारे साथ जुड़े रहे और आपको किसी और अन्य कार्यक्रम में जाना है, तो बहुत बहुत आभार रामा जी। और ऐसी ही समस्या अन्य अतिथियों को भी आ रही है, एक के बाद एक संदेश आ रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ी दुविधा हो गई है। जो मैंने क्रम निर्धारित किया था वो उलट पुलट हो रहा है, तो क्षमा चाहते हुए अभी मैं अनूप जी को बुलाना चाहूँगी। अनूप जी को किसी कार्यवश निकलना है। अनूप जी, राजस्थान में जन्मे अनूप भार्गव जी ने बिरला तकनीकी और विज्ञान संस्थान यानी बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली से स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की। 1983 से अमेरिका में निवास कर रहे अनूप जी अमेरिका के न्यू जर्सी में स्वतंत्र कंप्यूटर सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं और हिंदी प्रचार प्रसार और शिक्षण की अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अपनी साहित्यिक संस्था झिलमिल के माध्यम से अनूप जी अमेरिका में हिंदी संबंधी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का विदेश प्रसार सम्मान और 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में विश्व हिंदी सम्मान से पुरस्कृत अनूप भार्गव जी की सक्रियता कई युवाओं को भी पीछे छोड़ देती है। और कविता कोश, कविता की पाठशाला, हिंदी से प्यार, ई कविता, ई चिंतन, विश्व रंग जैसी कई साहित्यिक समूहों पर इनकी सक्रियता को देखकर एक पंक्ति मैं इन्हें समर्पित कर रही हूँ कि को नहीं जानत है जग में कवि अनूप भार्गव जी नाम तिहारो। तो अनूप जी आज सिंगापुर संगम के पटल पर पहली बार पदार्पण कर रहे हैं, तो अनूप जी आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया अमेरिका से जुड़े अपनी अनुभूतियों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति से हम सबको समृद्ध करें। आइए अनूप जी, स्वागत। धन्यवाद अनिल जी, धन्यवाद आराधना इतने सुंदर परिचय के लिए। और जो तुमने पंक्ति उद्धृत की हनुमान जी की, तो वो हनुमान जी मेरे भी इष्ट हैं, उनका मैं मंगलवार को व्रत किया करता हूं, तो अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुमने मुझे कहा कि अमेरिका के बारे में कविता सुनाने के लिए, तो मैं ऐसी कविता सुना रहा हूं जो अमेरिका ही नहीं किसी भी देश के लिए हो सकती है, क्योंकि मेरी कविताएं जो हैं गूगल पर आधारित हैं, और गूगल तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं। तो वो जो बात मैं गूगल के लिए कह रहा हूं वो किसी भी देश में कहीं पर भी लागू हो सकती है। और तो चलिए सीधे कविता पर आते हैं। बहुत छोटी छोटी सी कविताएं हैं, 2-2, 3-3 पंक्तियों की, आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। तो ये मूलतः प्रेम कविताएं हैं, गूगल की प्रेम कविताएं, गूगल के लिए प्रेम कविताएं। तो एक पंक्ति बस यही कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ महीनों में, ये जो जब से कोविड का चला है तब से जितना समय मैंने अपनी पत्नी के साथ गुजारा है वो लगभग उतना ही या उससे ज्यादा कहीं गूगल के साथ गुजारा है। तो ये कुछ गूगल की प्रेम कविताएं आपको समर्पित हैं। तो देखिए कि क्या तुम्हारा नाम गूगल है? क्या तुम्हारा नाम गूगल है क्योंकि तुम में वो सब है जो मैं अक्सर ढूंढा करता हूं। दूसरी कविता देखिए कि मेरा प्रश्न पूरा करने से पहले ही 3 सुझाव और 6 उत्तर, तुम ना सचमुच में गूगल हो। वाह, धन्यवाद। मैं जिंदगी का हर एक कठिन प्रश्न गूगल से पूछने के बाद तुम्हारी ओर देखता हूं।
मैं जिंदगी का हर एक कठिन प्रश्न गूगल से पूछने के बाद तुम्हारी ओर देखता हूं और अक्सर तुम जो भी कहती हो वही सच मान लेता हूं। क्या बात, गूगल, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया सुंदर। बढ़िया। सुंदर। क्या बात। धन्यवाद। कि सुनो गूगल, ऐसा नहीं कि मुझे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम। ऐसा नहीं कि मुझे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, लेकिन कभी कभी एक लंबे एकांत और चुप्पी के बाद बस तुमसे बात करने को जी चाहता है। धन्यवाद। मैं एक बार फिर से सुनाता हूं कि सुनो गूगल, ऐसा नहीं कि मुझे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, लेकिन कभी कभी एक लंबे एकांत और चुप्पी के बाद बस तुमसे बात करने को जी चाहता है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। कि सुनो गूगल, अटखले ना लगाओ। मुझे मालूम है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है। दुनिया में ज्ञान बांटते फिरते हो, क्या आज मुझसे कुछ सीखोगे? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक और देखिए कि सुनो गूगल, दुनिया भर की किताबें पढ़ ली हैं तुमने। दुनिया भर की किताबें पढ़ ली हैं तुमने, हर सवाल का जवाब है तुम्हारे पास। तो फिर बताओ वो मेरे बारे में क्या सोचती है? सुंदर अनुभूति, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बढ़िया। एक श्रृंगार से हटकर देना चाहूंगा, आशा है आप तक पहुंच पाएगी। कि सुनो गूगल, क्या तुमने कभी सोचा है ऑक्सीजन सिलेंडर का विकल्प क्या होता है? इस प्रश्न के बाद एक लंबी चुप्पी और उसके बाद दूसरे प्रश्न के न आने का क्या अर्थ होता है? वाह, बहुत गहरी है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद। एक कविता गूगल से हटकर ट्विटर पर, कि मैंने कल तुम पर एक कविता ट्वीट करनी चाही। मैंने कल तुम पर एक कविता ट्वीट करनी चाही, तो पाया कि 280 अक्षरों की सीमा में तुम्हें समेट पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव सा है। सुंदर। कभी मिलोगी तो सुनाएंगे। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर अनुभूति। क्या बात है, क्या बहुत धन्यवाद अनु जी। अभी तक हमने गूगल को गूगल गणेश के रूप में ही उनकी पूजा की है जिनको सब पता है। आपने उनको स्त्री रूप दे दिया, ये एक नई परिकल्पना थी, बड़ा सुंदर। और फिर आपने अंत में जो गंभीर प्रश्न उठाए वो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही सशक्त कविता, बहुत आनंद आया। अनूप जी, आपने तो अमेरिका की संस्कृति का जो मेन आप कह सकते हैं मूल तत्व अभी गूगल, उसको आपने यहाँ पे जीवंत रूप दे दिया। बहुत बहुत आभार अनूप जी। अमेरिका में इस वक्त सुबह के 7:22 हो रहे होंगे और इस वक्त आप हमारे साथ जुड़े हैं 6 बजे से ही, और इसके लिए बहुत बहुत आभार। और अब मैं आमंत्रित करूंगी, अब चूंकि क्रम ऊपर नीचे हो गया था, पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी बनारस उत्तर प्रदेश से प्रोफेसर सदानंद शाही जी को। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जन्मे सदानंद शाही जी पिछले 2 दशकों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आचार्य के रूप में कार्यरत हैं। साहित्यिक पत्रिका साखी और कर्मभूमि के संपादन के साथ ही भोजपुरी अध्ययन केंद्र के संपादक और समन्वयक भी रहे हैं। प्रेमचंद साहित्य संस्थान के संस्थापक और निदेशक रहे हैं।
प्रोफेसर सदानंद शाही को वर्ष 2014 में मॉरिशस के राष्ट्रपति द्वारा विश्व भोजपुरी सम्मान प्रदान किया गया। इसके बाद वर्ष 2017 में शब्दम सम्मान और वर्ष 2019 में सुखदेव सिंह कबीर स्मृति कबीर विवेक सम्मान को भी अलंकृत किया गया। सिद्धनाथ और संत साहित्य में विषय विशेषज्ञता रखने वाले प्रोफेसर शाही जी की असीम कुछ भी नहीं सुख एक बासी चीज़ है, माटी पानी, मेरे राम का रंग मजीठ है, बेगमपुर की कविता नाम से 4 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त इनकी 11 किताबें साहित्य अकादमी, हिंदी अकादमी, वाणी प्रकाशन, प्रेमचंद साहित्य संस्थान जैसे प्रकाशन के तहत प्रकाशित हो चुकी हैं और 2 शीघ्र प्रकाशित होने वाली है। इनकी उपलब्धि और प्रकाशन की सूची बहुत लंबी है, तो समय की मर्यादा के लिए क्षमा चाहती हूँ। इनकी विस्तृत परिचय को यही समेटते हुए मैं एक विशेष उल्लेख अवश्य करना चाहूँगी कि ये डॉक्टर संध्या सिंह जी के गुरुवर हैं और पहली बार सिंगापुर संगम के मंच पे आ रहे हैं। तो बड़े ही आदर और सम्मान के साथ इनका अभिनंदन करते हुए मैं इनसे आग्रह करूँगी कि ये भारत पर आधारित अपनी कविता का पाठ करें और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। आइए शाही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आराधना, इतना सुंदर परिचय देने के लिए आभार। सिंगापुर संगम को विश्व स्तर पर हिंदी और हिंदी कविता के विकास में लगे हुए लोगों से मिलवाने के लिए विशेष तौर पर सिंगापुर संगम का आभार। पता नहीं कितने वर्षों बाद मैंने पुष्पिता जी को देखा, अनिल जी से 2-3 साल बाद देखा देखी हो रही है। सर आपके आवाज में कुछ गड़बड़ है। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, खड़खड़ भी आ रही है पीछे। आप ठीक है? हाँ अब ठीक है। हाँ। तो मैं सिंगापुर संगम के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि दुनिया भर में जो लोग हिंदी कविता और हिंदी भाषा के विकास के लिए काम कर रहे हैं अपने अपने ढंग से, उन सबके साथ एक परिचय और साक्षात्कार और उनको उनकी कविता सुनने का अवसर मुझे मिल रहा है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, चूंकि समय की सीमा है, तो मैं सीधे कविता पर आता हूं। भारत ही नहीं, दुनिया की जितनी महान संस्कृतियां हैं, सभी संस्कृतियों का संबंध किसी न किसी नदी से है। नदियों के किनारे, महान नदियों के किनारे ही महान संस्कृतियों ने जन्म लिया है। भारत का वैभव ये है और भारत की खूबसूरती ये है कि ये नदियों का देश है और हमारे जितने राष्ट्रीय गीत हैं, चाहे वंदे मातरम हो, चाहे जनगण मन हो, सब में नदियों की अभ्यर्थना की गई है। हमारी जो सुजलाम सुफलाम धरती है, उस धरती की अभ्यर्थना की गई है। मैंने कुछ दिन से भारत की जो छोटी छोटी नदियां हैं, उन नदियों पर एक कविता श्रृंखला लिखनी शुरू की है और आज के काव्य गोष्ठी का शीर्षक देश प्रेम है। और गोस्वामी तुलसीदास मुझे याद आ रहे हैं, जिन्होंने हमको प्रेम की मेथोडोलॉजी बताई है कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो चाहे आप व्यक्ति से प्रेम करें, चाहे देश से प्रेम करें, उसको जानना बहुत जरूरी है। और हमारा देश हजारों नदियों से के संजाल से बना हुआ देश है और इन्हीं हजारों नदियों में से एक छोटी सी नदी है जिसका नाम सई है। ये नदी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक झील से निकलती है
और उन्नाव के बगल से रायबरेली होती हुई प्रतापगढ़ से होती हुई जौनपुर के पास गोमती नदी में मिल जाती है। इस नदी पर मेरा ध्यान इसलिए गया कि हिंदी कविता की एक बहुत ही महान स्तंभ भी इस कविता से, इस नदी से परिचित थे और उन्होंने अपनी कविता में इस नदी का उल्लेख किया है। मैं उस कवि का नाम नहीं ले रहा हूं और कहाँ उन्होंने उल्लेख किया है इसका भी नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि कविता में ये दोनों नाम मौजूद है। तो मैं सीधे कविता पर आता हूं। जैसा कि मैंने बताया, कविता का शीर्षक है सई। ओ मेरी सई, ओ मेरी छोटी नदी, ओ मेरी सुंदर नदी, मुझे तुमने ही बताया था छोटी चीजों की आंखों में आ जाने वाली सुंदरता के बारे में। ओ मेरी सई, ओ मेरी छोटी सी नदी, ओ मेरी सुंदर सी नदी, मुझे तुमने ही बताया था छोटी चीजों के आंखों में आ जाने वाली सुंदरता के बारे में। एक मिनट। ये थोड़ा तकनीक ने हमको भी थोड़ा दिक्कत में डाल दिया है। बस एक सेकेंड। अरे कहाँ गई भाई? सही नदी फिर गुप्त गोदावरी में चली गई। हाँ, अरे नहीं, बस अभी आ रही है जी, अभी आ गई पुष्पिता जी। असल में वो सदानंद जी, आपको देखकर सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और आपका नाम जहाँ देखते हैं वहाँ याद आती थी, लेकिन आज ये संयोग जो है, ये सौभाग्य। हाँ, मुझे मैं तो मेरे उस पे जाइए, मुझे भेजा था आज भेजा था। ओ हाँ हाँ हाँ, आज मुझे भेजा था। हाँ हाँ हाँ, बस ठीक ठीक ठीक। हाँ, संध्या जी और आराधना जी दोनों कविता हैं अपने व्यक्तित्व में। हाँ, क्षमा करें। वो पुष्पिता जी को तो मैंने 90 के दशक में गोरखपुर में मुलाकात हुई थी, उसके बाद अब मिल पा रहे हैं। ओ मेरी सई, ओ मेरी छोटी नदी, ओ मेरी सुंदर नदी, मुझे तुमने ही बताया था छोटी चीजों की आंखों में अमा जाने वाली सुंदरता के बारे में। तुलसी के राम का तो मुझे पता नहीं, पर हाँ राम के तुलसीदास का हाल मालूम है। तुलसी के राम का तो मुझे पता नहीं, पर हाँ राम के तुलसीदास का हाल मालूम है। वे किस तरह तुम्हारी सुंदरता पर रीझे थे, वे किस तरह तुम्हारी सुंदरता पर रीझे थे कि पुष्पक विमान से आ रहे राम को अनायास उतार लिया था तुम्हारे तट पर। वे किस तरह तुम्हारी सुंदरता पर रीझे थे कि पुष्पक विमान से आ रहे राम को अनायास उतार लिया था तुम्हारे तट पर। ओ मेरी सई, मैंने तुम में इतनी डुबकियां लगाई हैं कि गिनने बैठूं तो गिनती में डूब जाऊं। ओ मेरी सई, मैंने तुम में इतनी डुबकियां लगाई हैं कि गिनने बैठूं
तो गिनती में डूब जाऊं, तुम्हारी लहरें हैं। जिनने गढ़ा है मेरा सांवला सलोना रूप रंग, मुझे तुमने दिया है अपना सुतवां आकार। ओ मेरी सई, मैं तुम्हारी प्रतिकृति हूं। इतने बरस बाद उछल जलधि तरंगा पड़ते हुए बस तुम याद आती हो। ओ मेरी सई, मैं तुम्हारी प्रतिकृति हूं। ओ मेरी सई, मैं तुम्हारी प्रतिकृति हूं। बस ये छोटी सी कविता के साथ मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार जी, बहुत बहुत आभार प्रोफेसर सदानंद शाही जी। बहुत ही सुंदर कविता, और वाकई नदियाँ जो है भारतीय संस्कृति की वाहक रही हैं, और इसी तरह की संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं हमारे अनिल शर्मा जोशी जी। मैं उनको अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी इस परिचय के साथ कि वे शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष पद पर आसीन हैं, और साहित्य जगत में इन्हें अनिल जोशी जी के नाम से जाना जाता है। वैसे इनका औपचारिक नाम अनिल कुमार शर्मा जी है। अनिल जी गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के उच्चाधिकारी के रूप में विश्व के कई देशों में सेवारत रह चुके हैं। 9 वर्ष तक ब्रिटेन और फिजी के उच्च राजनयिक के रूप में कार्य करते हुए इन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और अब तक 25 से अधिक देशों के जो विचारक है, साहित्यकार है, भाषाकर्मी हैं, उनके समूह वैश्विक हिंदी परिवार के माध्यम से ये वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय संस्कृति के ध्वजावाहक बने हुए हैं। मोर्चे पर, नींद कहाँ है, धरती एक पुल इनके चर्चित कविता संग्रह हैं। साथ ही प्रवासी लेखन, नई जमीन नया आसमान, प्रवासी साहित्य के क्षेत्र में इनकी उल्लेखनीय कृति है। सिंगापुर संगम के मंच पर पहली बार पधार रहे ये वैश्विक आभासी रूप से ही जो पदार्पण हो रहा है अनिल जी का, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे आग्रह करूंगी कि भारत पर आधारित अपनी कविता का पाठ करके इस मंच को सुशोभित करें। अनिल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। स्वागत समय का इतना दबाव है कि समझ नहीं आता कि आपके अभिनंदन का भी उत्तर कैसे दूं या ना दूं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है कि जिस लिंक पर हम अभी एक कार्यक्रम कर रहे हैं 5:45 से, इसी पर दूसरा कार्यक्रम भी होना है। तो मैं तो सोच रहा था कि अगर बाकी लोग पढ़ लें और मुझे ना भी मैं पढ़ूं, मैं तो सिर्फ सबको शुभकामनाएं दे दूं, तब भी काम चल सकता है। अब मैं बीच में आ गया हूं तो कविता जो है वो पढ़नी ही होगी, मुझे ऐसा लगता है। अन्यथा आप चाहें तो मैं अंत में भी सबको शुभकामना देकर भी, मैं सही अगर समझ रहा हूँ। नहीं, अनिल जी आप पढ़िए, कविता पढ़िए, कविता तो जरूरी है। हम लोग खत्म कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए इसी पर, क्योंकि मुझे भी जुड़ना है दूसरे लिंक में। मैं वही कह रहा था कि आज बहुत गड़बड़ हो गई है, चिंता होनी चाहिए। और मैं जब ये कह रहा था तो मुझे लग रहा था इसको कहने में भी समय जाएगा, तो इसलिए बेहतर है कि पढ़ दीजिए कविता। समय के बहुत दबाव में हम हैं अभी। तो आइए कविता में, जो कि डायस्पोरा में प्रवासी जगत के लिए उसके जो मानसिकता है उसको प्रतिनिधित्व करने वाली कविता है, उसको मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ जी। ये कविता मेरा एक जो काव्य संग्रह जो ब्रिटेन में प्रकाशित हुआ था, नींद कहाँ है, नींद कहाँ, कविता उस संग्रह की कविता है। बहुत ही योग्य और शानदार कवियों को सुनने का मौका मिला, सभी का अभिनंदन। तो ये जैसा आप समझ रहे होंगे कि नींद कहाँ है, मतलब सब कुछ है लेकिन नींद कहाँ है। तो एक जो तनाव अवसाद की स्थिति आ जाती है प्रवासियों के साथ, उसके बारे में एक कविता है कि सूनी आंखों से तकता सामने सड़क के एक सुनसान सी, कभी कभी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। सूनी आंखों से तकता सामने सड़क एक सुनसान सी, सन्नाटा कुछ गुर्राहट फिर सन्नाटा। ये सड़कें हैं या जंगल है, ये सड़कें हैं या जंगल है, या फिर जंगल की सड़कें हैं। वाह वाह। ये सड़कें हैं या जंगल है, या फिर जंगल की सड़कें हैं। कहाँ चला था कहाँ आ गया, कहाँ चला था कहाँ आ गया।
गंगा रावी सोन नर्मदा किन नदियों की लहरें हैं हम। अभी बात की सदानंद जी ने, गंगा रावी सोन नर्मदा किन नदियों की लहरें हैं हम, किस घाटी ने हमको थामा, किस पर्वत ने जन्म दिया और किस धरती ने अपना माना। किस घाटी ने हमको थामा, किन नदियों की लहरें हैं हम, किन घाटी ने हमको थामा, किस पर्वत ने जन्म दिया और किस धरती ने अपना माना। किस घाटी की आब व हवा में इस जीवन में रस घोले थे, किस बदली की घनी छांव में इस पंछी ने पर खोले थे। क्या बात, वाह। दिशा न जाने कहाँ खो गई, अब तो खाली लहर लहर है, अब तो बस पानी पानी है। क्या बात। दिशा न जाने कहाँ खो गई, अब तो खाली लहर लहर है, अब तो बस पानी पानी है। ये मेरी मंजिल तो ना थी, ये तो मेरी डगर न थी, रंग बिरंगी इस सुरंग में होगा यूं घनघोर अंधेरा, इसकी मुझको खबर न थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये मेरी मंजिल तो ना थी, ये तो मेरी डगर न थी, रंग बिरंगी इस सुरंग में होगा यूं घनघोर अंधेरा, इसकी मुझको खबर न थी, जिसके लिए सभी दुख झेले, जीवन को तिल तिल सा जलाया, जब वो कलियां फूल बन गई, अब वो मुझसे पूछ रही हैं, मेरा उनसे क्या नाता है, दूर दूर तक सत्ता। जिनके लिए सभी दुख झेले, जीवन को तिल तिल सा जलाया, जब वो कलियां फूल बन गई, अब वो मुझसे पूछ रही हैं, मेरा उनसे क्या नाता है, दूर दूर तक सन्नाटा है, मछली सा तड़पे ये जीवन, लगे कि जैसे अंधा कुआं है, करवट करवट रात कट रही, नींद कहाँ है। सुंदर है, वाह। जिस समाज से आया था मैं उस समाज का एक हिस्सा था, जिस समाज से आया था मैं उस समाज का एक हिस्सा था, गांव गली चौपाल मोहल्ला सब पर मेरा ही किस्सा था, इससे उससे उससे इससे जाने किस किससे थी यारी, इससे उससे उससे इससे जाने किस किससे थी यारी, दादा चाचा मामा ताया जाने कितनी रिश्तेदारी, इससे उससे उससे इससे जाने किस किससे थी यारी, दादा नाना चाचा मामा जाने कितनी रिश्तेदारी, अब मैं हूं और मेरा सुख है, अब मैं हूं और मेरा सुख है, अब मैं हूं और मेरा दुख है। क्या बात। अब मैं हूं और मेरा सुख है, अब मैं हूं और मेरा दुख है, अब मैं हूं और मैं ही मैं हूं। क्या बात है। अब मैं हूं और मैं ही मैं हूं, ये मैं भी तो कैसा मैं है, इस मैं में तो देश नहीं है, इस मैं में परिवेश नहीं है, इस मैं में परिवार नहीं है, इस मैं में संसार नहीं है, ये तो मदरा है हाला है, ये तो यौवन की ज्वाला है, उसके बाद तो धुआं धुआं है, करवट करवट रात कट रही, नींद कहाँ है। बहुत अच्छा। ये तो मदरा है हाला है, ये तो यौवन की ज्वाला है, उसके बाद तो धुआं धुआं है, करवट करवट रात कट रही, नींद कहाँ है। मधुर मिलन है सपने हैं, जिस पर बिछ बिछ जाए जीवन, जन्म जन्म का जो हो बंधन, पर जिसे कहूं अपना बस अपना, मीत कहाँ है। पर कहूं जिसे अपना बस अपना, मीत कहाँ है। स्तब्ध कर दे ऐसा यौवन है, सुंदरता है बालाएं हैं, रूप रंग से हाव भाव से जो मन को पागल कर जाएं, पर मीरा सी प्रीत कहाँ है। वाह वाह। यौवन है सुंदरता है बालाएं हैं, रूप रंग से हाव भाव से जो मन को पागल कर जाएं, पर मीरा सी प्रीत कहाँ है। शोर है कोलाहल है, ध्वनियां हैं थिरकन है, शोर है कोलाहल है, ध्वनियां हैं थिरकन है, पर जीवन संगीत कहाँ है। स्वर्ण नगर में मीत कहाँ है, प्रीत कहाँ है, और जीवन संगीत कहाँ है। करवट करवट रात कट रही, नींद कहाँ है। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अंतिम भाग है कि ये आप सबके लिए जो देशभक्ति और राष्ट्रीयता की हमने बात की, कि हम जहाँ हैं वही भारत है, घर भारत ना जा सकते हो, भारत यहाँ बना सकते हो। वाह वाह।
चाहे आप सिंगापुर में हैं, न्यूजीलैंड में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, अगर भारत ना जा सकते हो, भारत यहाँ बना सकते हो। भारत बस एक देश नहीं है, भारत तो एक कस्तूरी है, सबके हृदय में वो बसता है। भारत तो एक कस्तूरी है, सबके हृदय में वो बसता है। कीचड़ हो या अंधियारा हो, हृदय कमल सा वो हंसता है। जहां राम है वहीं अयोध्या, जहां कृष्ण वहीं वृंदावन। जहां राम है वहीं अयोध्या, जहां कृष्ण वहीं वृंदावन। इतने राम और इतने कृष्ण अब जबकि पश्चिम में आए, तुम ही कहो कि टेम्स की धारा कैसे ना गंगा कहलाए। इतने राम और इतने कृष्ण अब जबकि पश्चिम में आए, तुम ही कहो कि टेम्स की धारा कैसे ना गंगा कहलाए। अब जब दुनिया एक ग्राम है, यही अयोध्या तू ही राम है। मन के भारत को जान जगा बाहों में भर, जिस भारत को ढूंढ रहे हो, 7 समंदर पार कहाँ है, तुम हो जहां भारत भी वहां है, तुम हो जहां भारत भी वहां है। धन्यवाद। वाह, अद्भुत। और यही जो गाना है, बहुत ही सुंदर कविता। ये तो आपकी ऐतिहासिक कविता है, आप कह लें काव्य घोष। और जितनी बार भी कविता सुनते एक नया भाव प्रकट होता है। अभी क्षमा चाहूंगी, जैसे अनिल जी ने कहा है कि समय की सीमा है और वैश्विक हिंदी परिवार के ही पटल पे दूसरा कार्यक्रम निर्धारित है और इसी लिंक से सब जुड़ेंगे। इसीलिए आप सबसे आग्रह है कि आप कविता एक रखें, संक्षिप्त रखें। परिचय में भी मैं कटौती कर रही हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूंगी। कोई भेदभाव नहीं है, बस एक तकनीकी समस्या के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। तो भारत की बात चली है, तो भारत दर्शन जो न्यूजीलैंड से प्रकाशित होने वाली इंटरनेट पर विश्व की पहली हिंदी पत्रिका है, उसके संपादक और प्रकाशक हमारे रोहित कुमार हैप्पी जी इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं। और इनके बारे में एक ही अनौपचारिक परिचय दे दूं कि कथनी और करनी में भेद नहीं करते, साफ कोई पसंद है, इसीलिए प्रसन्न रहते हैं, जैसे कि कबीर रहा करते थे अपनी धुन में। तो रोहित जी आज न्यूजीलैंड पर आधारित अपने दोहों के माध्यम से अपनी भावनाओं का काव्य दर्शन कराने आ रहे हैं। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वैसे आपको बता दूं कि आपके परिचय के लिए जो सहायता है वो भी भारत दर्शन से मैंने लिया था, जिसको अभी मैंने संक्षिप्त कर दिया। तो जय हो। धन्यवाद आराधना जी, सभी को प्रणाम करते हुए। सिंगापुर क्योंकि नेताजी की कर्मभूमि रही है, तो आपकी अनुमति के साथ पहला दोहा मैं सिंगापुर को समर्पित करता हूं। जी, स्वागत है। जब भी सुनते हैं कभी, जब भी सुनते हैं कभी सिंगापुर का नाम, नेताजी दिखते हमें ये लगता है धाम, ये लगता है धाम। और अब अपने बहुत बढ़िया इस देश न्यूजीलैंड और भारत दोनों पर आता हूं। उसने जन्म दिया मुझे, उसने जन्म दिया मुझे, इसने जीवन दान, उसने जन्म दिया मुझे, इसने जीवन दान। दो माँ का लाल में ये मेरी पहचान, क्या बात है, क्या बात है, ये मेरी पहचान। और आपको जैसा कि पता ही होगा कि कीवी जो वर्ड है वो हमारे यहाँ एक फ्रूट भी है, फल, और एक पक्षी भी कीवी है, और आदमी जो हम यहाँ के नागरिक हैं उसको भी कीवी कहा जाता है। तो ये अंतिम दोहा आपको देता हूं। फल पक्षी और आदमी कीवी होते तीन, फल पक्षी और आदमी कीवी होते तीन, तीनों न्यूजीलैंड के तीनों बड़े महीन,
वाह तीनों बड़े महीन। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार रोहित जी। और समय के पाबंद रोहित जी, देखिए सबसे त्वरित समय में कविता पाठ करने वाले रोहित जी, आपका बहुत बहुत आभार। और ऐसे सब मतलब समय का बहुत आप मान रखते हैं। और अब मैं समय का ही मान रखते हुए फिजी से जैनन प्रसाद जी को आमंत्रित करना चाहूँगी इस मंच पे। वो पहली बार सिंगापुर संगम के मंच से जुड़ रहे हैं और अभी फ़िलहाल वो यूनिसेफ में कार्यरत हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि में, और उनको फिजी का अशोक चक्रधर भी कहा जाता है। तो जैनन जी की ये जन्मभूमि भी और कर्मभूमि भी, क्योंकि जैनन जी फिजी में ही जन्म लिए थे। तो जैनन जी अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि फिजी पर आधारित अपनी कविता का पाठ करके इस मंच की शोभा बढ़ाइए। स्वागत है जैनन जी आपका। सभी कवि मित्रों को सादर प्रणाम है। और मैं अपने आप को बहुत ही कृतज्ञ महसूस करता हूँ कि अपने देश पर चंद पंक्तियों को सम्मिलित करने का अवसर आपने प्रदान किया। मैं फिजी के ऊपर दो छोटी छोटी कविताएं लेकर आया हूँ। और पहली कविता है फिजी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है, और दूसरी कविता में मैं फिजी और भारत की मित्रता के बारे में छोटा सा जो का संबंध है उनके बारे में कुछ कहने की कोशिश करूँगा। और जिन लोगों को शायद पता होगा कि फिजी एक ऐसा देश है जहाँ पर फिजी उन कुछ देशों में से है जहाँ पर सूर्य की सबसे पहले किरणें पड़ती हैं, सुबह सबसे पहले होती है। तो तब मैं कहता हूँ कि पहले किरणें बनकर हर दिन, पहले किरणें बनकर हर दिन, जहाँ सूरज शीश नवाता है, नदियाँ लहरें पर्वत से मिल सौंदर्य का भाग जगाता है। आंचल बादल का ओढ़ रही, यहाँ हरियाली है दौड़ रही, पंछियां डालियों पर किलकिल, सीने के बीच में जैसे दिल। भूदृश्यों में है असंग साग, हर ओर हरियाली वेजिटेशन। भूदृश्यों में है असंग साग, हवाओं में फैली है अनुराग। कसमसाहट के जो थे बादल काले, जनेकता ने उसे उड़ा डाले। फिजी एक ऐसा देश है जहां पर हर साल कहीं ना कोई प्राकृतिक विपदा, जैसे कोई ना कोई साइक्लोन आती रहती है। और फिजी अपने राजनीतिक गतिविधियों के लिए भी काफी मशहूर है। तो आंधिया प्रकृति की प्रबलता की, उससे भी प्रबल थी सत्ता की। कोशिश करते रहे बारी बारी, पर लोकतंत्र है कब हारी। यह देश बादलों से घिर सकता है, पर नहीं अधर्मियों से गिर सकता है। यह सभी परिस्थितियों में ठहरेगा, या विश्व समुद्र बीच तैरेगा। तो ये प्राकृतिक वर्णन शायद हो सकता है छोटा सा। अब मेरी अगली रचना जो है, जैसा मैं कह रहा था कि विश्व मानचित्र पर फिजी बहुत छोटा है, तो उसी से लेकर चलता हूं कि ये विश्व मानचित्र पर कोई बिंदु सा हमें बताता है। ये विश्व मानचित्र पर कोई बिंदु सा हमें बताता है, कोई स्वर्ग कोई सुंदरता का दर्पण हमको दर्शाता है। छोटा ही सही हम गौण वही, छोटा ही सही हम गौण वही, छोटा तो मंत्र भी होता है, जिसके वश में देवी देवता भक्ति स्वतंत्र सोता है जात पात का द्वंद नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर है। जात पात का विवाद फिजी में हिंदू मुस्लिम ये कुछ नहीं है। ब्राह्मणों का बहुत बड़ा सम्मान है, और अन्य जातियों के बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारे यहाँ बच्चे हमारे आजकल के, तो उनको तो शायद दलित शब्द पता ही नहीं होगा। अछूत क्या है, छूत क्या है, तो जात पात का द्वंद नहीं। तो है जात पात का द्वंद नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर है। यहाँ खून चूसने के लिए इंसान नहीं पर मच्छर है पितृभूमि भारत मेरी।
फिजी हमारी मातृभूमि है और हमारा पितृभूमि भारत है। हम लोगों ने भारत को अपने ग्रंथों की आंखों से देखा है और मेरी छोटी सी बुद्धिमत्ता ये कहती कि है पितृभूमि भारत मेरी, ये दीप सदा ही जलता है, भारत जाने की आकांक्षा हर एक दिल में पलता है। जी का हर एक भारतवासी जो है वो ये उनकी आजीवन इच्छा होती है कि वो भारत में जीवन में भारत का भ्रमण कर सके। तो है पितृभूमि भारत मेरी, या दीप सदा ही जलता है, भारत जाने की आकांक्षा हर एक दिल में पलता है। भारत से बाहर जनमानस में हिंदी को घर घर पाएगा। भारतवर्ष से बाहर शायद अगर कोई देश हो जहां पर जनमानस में ग्रास रूट लेवल पर अगर हिंदी बोली जाती है तो फिजी है। हाँ, थोड़ी बहुत भोजपुरी की तरह लगती है या फिजी हिंदी अपने आप में थोड़ी अलग है, लेकिन मूलतः फिजी आप समझ जाएंगे। और अगर आप मानक हिंदी में भी किसी राहीगीर से हिंदुस्तानी से बात करना शुरू करेंगे तो वो आपकी बात समझ जाएगा और आपसे बात पूरा करेगा। तो भारत से बाहर जनमानस में हिंदी को घर घर पाएगा। और अगली पंक्तियां अनिल जी के लिए है कि भारत से बाहर जनमानस में हिंदी को घर घर पाएगा, जो आया है जो चला गया फिजी को दिल में बिठाएगा। हिंदी के कुछ शब्दों को विपरीत अर्थ से घोटा हूं। हमारे यहाँ कुछ शब्द हुए जो खेतों में जब हमारे गिरमिट मजदूर आए थे उन पर जुल्म होता था, उनकी हालत बहुत बेहाल हो जाती थी, तो एक दूसरे से पूछते थे कैसे, अरे जुल्म हो रहा है, बहुत बेहाल है। तो ये शब्द बोलते बोलते इतना हो गया कि इसको हमने अब सकारात्मक रूप से लेना शुरू कर दिया। और ये शब्द आजकल शायद नहीं जानते। अगर आप किसी से पूछोगे कैसे, तो हमारे उच्चायुक्त, भारतीय उच्चायुक्त यहाँ पर विश्वास सपकाल जी थे, उन्होंने एक बार हमसे बताया कि वे अपने ऑफिस के 7वें मंजिल पर और बाहर समुद्र का नज़ारा देख रहे थे और इतना सुंदर नज़ारा देखकर उनके पास में ड्राइवर खड़े थे। उन्होंने उनसे कहा कि बहुत सुंदर नज़ारा है। ड्राइवर ने कहा बहुत जुल्म। तो सपकाल जी ने सोचा यार मैं कह रहा हूँ, तो मतलब ये कि अगर आप किसी से पूछोगे कैसे, वो बेहाल, विपरीत शब्द है लेकिन हमने उसको पॉजिटिवली ले लिया। तो हिंदी के कुछ शब्दों को विपरीत अर्थ से घोटा हूं, मुस्कान लिए मैं कहता हूं मैं फिजी हूं, मैं छोटा हूं, मैं फिजी हूं, मैं छोटा हूं। हनुमान जी जैसे रामचरितमानस में हनुमान बड़े बनते की सुरसा बड़ी बनती की बनते बनते इतने बड़े हो गया, हनुमान जी छोटा हो गया। तो अगर बड़ों को जीतना है तो छोटा बनना सीखो। मैं कहता हूँ मेरा देश बहुत छोटा है लेकिन बड़ों को जीतने की सक्षम रखता है और मुस्कान लिए हमेशा लोगों का स्वागत करता है। मैं हमारे फिजी में लगभग 9 लाख की आबादी है और इस बात से मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा कि अभी जो ओलंपिक्स चल रहा है उसमें हमारे देश ने एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। सिर्फ 9 लाख की आबादी है। आप सब समझ सकते हैं कि इतना छोटा है फिर भी काफी चीज करने में सक्षम है। धन्यवाद। मैं यहाँ जब तक कि वो जुड़ते हैं तब तक मैं अनीता जी, जो डॉक्टर अनीता सिंह चीन से हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। अनीता जी अभी शंघाई दूतावास में अनेक अवसरों पर काव्य पाठ कर चुकी हैं और वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। चीनी भाषा में इन्होंने 3 साल का एडवांस कोर्स भी किया है। आध्यात्म लेखन में विशेष रुचि है। तो अनीता जी की कविता भारत की मिट्टी पर आधारित मेरे स्मृति पटल पर आज भी अंकित है। अनीता जी, आज आप चीन की मिट्टी से जुड़ी अपनी अनुभूतियों पर आधारित कविता को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। आपका स्वागत है अनीता जी। जी, मेरा नमस्कार सभी को। धन्यवाद आराधना। मैं बहुत समय न लेते हुए सीधी अपनी कविता पर आती हूँ। समय सीमा बहुत ध्यान में रखना चाहिए। चीन एक राष्ट्र, ये मेरी कविता है। इंसान हर जगह इंसान है, आधा फरिश्ता तो आधा हैवान है। इंसान हर जगह इंसान है, आधा फरिश्ता तो आधा हैवान है।
किंतु कोई विस्फोट होता है जब हर इंसान ऊर्जा से भरा एक लक्ष्य के लिए एक दिशा में निरंतर आगे बढ़ता है तो राष्ट्र श्रेष्ठ बनता है। सबका एक लक्ष्य हो, तकनीक का भी ज्ञान हो, प्रतिभा के साथ साथ सफलता का भान हो, सम्यक आहार हो। जो लोगों को यहाँ देखा है, बुढ़ापे में भी बहुत सशक्त हैं लोग, बहुत जीवट रहते हैं, आहार का बहुत ध्यान रखते हैं। सम्यक आहार हो, आचार हो, व्यवहार हो, सीना फुला व्यर्थ में न अहम का संचार हो। स्थिति समय अनुसार हर वासी जब बदलता है तो राष्ट्र गति करता है। जीने की उमंग हो, मन में तरंग हो, समय की उपयोगिता सभी के अंग संग हो। पंक्चुअलिटी इनका जो राष्ट्रीय नारा है। नियम और व्यवस्था कभी नहीं भंग हो, अपना उत्तरदायित्व एक बच्चा भी समझता है तो राष्ट्र उभरता है। 3 पीढ़ियों का जब क्रमागत विकास हो, मिलके सभी पीढ़ियां कर रही प्रयास हो, जवान पंछी उड़ रहे, प्रौढ़ सारे जुड़ रहे, कठोर पथ यूं ही नहीं मोम होके मुड़ रहे। उन्नति का स्वप्न जब हर आंख से झलकता है तो राष्ट्र दमकता है। वाह। हर गांव गली शहर का अनवरत विकास हो, सबके पास रोटी कपड़ा और आवास हो, दिल में हर जन के जगती नित्य नई आस हो। देश है हमारी जान, इसकी शोभा अपनी आन, बच्चा बूढ़ा और जवान यही मंत्र रटता है तो राष्ट्र हुलसता है। ऊंची इमारत गढ़ता हुआ सोचता मजदूर है। यहाँ मजदूरों से बहुत बिल्डिंगें बनती हैं, मिली हूं मैं, और इतनी खुशी से, इतने जीवंतता से काम करते हैं और मिलते हैं और देखते ही पूछते हैं, नालित आप कहाँ से आए हो? अगर बता दिया इंडिया से, इन तो हाओ चंको हाओ, कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। ये जीवंतता सब में है। ये ऊंची इमारत गढ़ता हुआ सोचता मजदूर है कि देश को बढ़ाने में आ रहा जरूर है। कर्म हमको करना है, पुरुषार्थ से न डरना है। ये जज्बा सारी मिट्टी में जब बीज बन बिखरता है तो राष्ट्र वृक्ष फलता है। बहुत सुंदर। जब राष्ट्र गति करता है तो राष्ट्र उभरता है, दमकता है, हुलसता है और राष्ट्र श्रेष्ठ बनता है। जी, इसी के साथ नमस्कार। बहुत सुंदर कविता, बहुत ही बढ़िया। और चीन और सिंगापुर की संस्कृति बहुत मिलती जुलती है, तो ऐसा लगा जैसे आपने हमारे देश की बात कह दी, ये हमारी इस कर्मभूमि की। बहुत ही सुंदर कविता अनीता जी। और अब मैं कनाडा से डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। जैसा कि समय की सीमा की मर्यादा की वजह से अब परिचय में कटौती हो रही है, इस कटौती के लिए क्षमा चाहती हूँ, कंजूसी नहीं कर रही हूँ, बस समय की मर्यादा है। तो शैलजा जी का नाम ही काफ़ी है, जैसे खेतान पंखा हुआ करता था, खेतान नाम ही काफ़ी है। तो शैलजा जी आए और कनाडा पर आधारित अपनी कविता के पाठ से हमारे इस मंच को सुशोभित करें। शैलजा जी हमारे सिंगापुर संगम के मंच पर पहली बार आ रही हैं। शैलजा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद आराधना जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम। 3 मतलब एक छोटा सा हाइकू। समय कम, कृतज्ञता अधिक, वाह वाह मन। इसमें बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सही है। आज सुबह से कविता सुना रही हूँ। कनाडा में यहाँ बहुत ही सुंदर प्राकृतिक हमारे यहाँ सौंदर्य है। उसमें एक जगह विशेष है, वो है बैंफ एरिया, जो कि राष्ट्रीय पार्क है वहाँ पे, बहुत सुंदर। तो उस पर ये कविता आधारित है। शीर्षक है प्यारे बैंफ। प्यारे बैंफ, मैं जा जा कर लौट आती हूँ तुम्हारी विराट सुंदर धारा में, अपनी लघुता को दीप बनाकर बहा देने के लिए। प्यारे बैंफ, मैं जा जाकर लौट आती हूँ तुमसे अपने सपने कहने के लिए। वाह, बहुत सुंदर। सपने की काश मैं बादल होती। बहुत सुंदर पहाड़ है वहां, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं। कि सपने काश मैं बादल होती, बूढ़े पहाड़ों के गलों में हाथ डालकर चूम लेती तुम्हारी सलवटें। काश मैं बादल होती, बूढ़े पहाड़ों के गलों में हाथ डालकर चूम लेती उनकी सिलवटें, शताब्दियों ने जो डाली। काश मैं नदी होती,
पहाड़ों की कठोरता को धीरे धीरे सालों में काट कर पिघला कर सौंदर्य निखार देती उनका। काश मैं चीड़ का पेड़ होती, ढक देती नंगी देह पहाड़ों की, कर देती खूबसूरत कि रह सके उनमें गिलहरियां, भालू, हिरण और बहुत सा जीवन। बहुत सुंदर। काश मैं चीड़ का पेड़ होती, ढक देती नंगी देह पहाड़ों की, कर देती खूबसूरत कि रह सके उनमें गिलहरियां, भालू, हिरण और बहुत सा जीवन। काश मैं झरना होती, मचल कर, उछल कर निकल भागती पहाड़ पिता के कंधे से माँ घाटी की गोद में। काश मैं झरना होती, मचल कर, उछल कर निकल भागती पहाड़ पिता के कंधे से माँ घाटी की गोद में। बह आती बर्फ सी पिघलती, बनाती जीवन का विस्तार बड़ा। नहीं, मैं यह सब नहीं हो पाई, नहीं मैं यह सब नहीं हो पाई, पर खुश हूं कि इसकी महत्ता को जानती हूँ, पर खुश हूं कि इनकी महत्ता को जानती हूँ और अपने जीवन के लिए इनका जीना जरूरी मानती हूँ। बहुत अपने वाह, जीवन क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इनकी महत्ता को जानती हूँ, अपने जीवन के लिए इनका जीना जरूरी मानती हूँ। हाँ, मैं लौट लौट आती हूँ प्यारे बैंफ, तुम्हें अपने ये सब सपने सुनाने के लिए, तुम्हारी विराट सुंदरता की धारा में अपनी लघुता को दीप सा बहा देने के लिए। धन्यवाद। शैलजा जी बहुत सुंदर, शैलजा जी क्या बात है। आप कविता से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी शानदार कविताएं लिखती हैं। एक पंक्ति का परिचय दिए बिना रह नहीं पाऊंगी, अंदर से खुजली मची हुई है कि ये टोरंटो में मानव संसाधन प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं और हिंदी राइटर गिल्ड्स कनाडा की संस्थापक निदेशिका है और साहित्य कुंज में ये साहित्यिक परामर्श सहयोग देती हैं और इनकी एक कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित होने वाला है और जिसके लिए मैं और सिंगापुर संगम के मंच पर उपस्थित सभी अतिथि आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। शैलजा जी, धन्यवाद। मैं सबको नमस्ते तक नहीं किया आराधना, तुम्हारे समय के दबाव में अनिल जी और सदानंद जी सब लोग जब बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, मैंने किसी को नमस्ते नहीं करी कि समय का दबाव है और तुम मेरा परिचय देने में समय मत लगाओ। मुझे लगा मैं दे दूं। चलिए अब क्षमा चाहते हुए जी अब आगे मैं बुलाना चाहूंगी। जैनन जी जुड़ गए हैं या अभी तक नहीं जुड़े हैं? वो लग रहा है सो गए हैं, पीजी में बहुत रात हो गई है। अच्छा, अब से रहा आखिरी दो कवि जो जी, तो अब कहते हैं ना घर के जो होते हैं वो सबसे पीछे रह जाते हैं भोज में, तो हमारे जो सिंगापुर के दो कवि हैं, अब मैं उनमें से आमंत्रित कर रही हूँ पहले राजेंद्र सूरज जी को। राजेंद्र जी आए और अपनी कविता पाठ करें इस मंच पे। बिना परिचय के आपको बुला रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। बहुत आभार बहन, परिचय की आवश्यकता नहीं है। अगर परिचय की आवश्यकता पड़े तो कुछ काम बाकी है, इसका मतलब जिंदगी में, जो कि बाकी है। संगम जो शब्द है वो भारतीय सनातन विचार सरणी से बहुत उसको परिभाषित करता है, जोड़ता है। तो मेरी जो रचना है आज वो भी भारत और सिंगापुर को जोड़ने का प्रयास है मेरा। यहाँ 11 साल से रहता हूँ, मेरी कर्म भूमि है, तो उसको जोड़ने का प्रयास है। सीधे रचना पर आता हूँ। आप सभी प्रबुद्ध जनों को नमन, वंदन, अभिवादन। युगों युगों से मानवता की, कविता का शीर्षक है धरा एक। युगों युगों से मानवता की एकमात्र आशा, धरा एक है, धर्म एक, मानव की परिभाषा। धरा एक है, धर्म एक, मानव की परिभाषा। क्या बादल भी सीमाओं में बंध कर हैं कर्तव्य निभाते, पछुआ पुरवाई के आंचल क्या जंजीरों में बंध जाते। रक्त दर्द उल्लास हंसी क्या भाषाओं की कर्जदार हैं, प्रेम दया वैराग्य भक्ति क्या बटे हुए सीमित विचार हैं। जिस तरह से हमको रेखाओं में नक्शे पर वर्ल्ड मैप में बांट दिया गया है देशों की तरह, प्रेम दया वैराग्य भक्ति क्या बटे हुए सीमित विचार हैं। सत्य सनातन सकल धरा की संचित पिपासा, धरा एक है, धर्म एक, मानव की परिभाषा।
अब मैं भारत का चित्रण करता हूँ। जिस जननी ने कोख दान दी, क्या उसका ऋण कभी उतरते। जिस जननी ने कोख दान दी, क्या उसके ऋण कभी उतरते। उसकी लोरी उसके टीके, उसकी बोली सदा महकते। जल थल नभ पावक समीर ने जहां मेरा अस्तित्व रचा है। जल थल नभ पावक समीर ने जहां मेरा अस्तित्व रचा है। उस धरती की कण कण रज में मेरा बचपन छुपा हुआ है। जननी मेरी मैं जननी की शाश्वत अभिलाषा। धरा एक है धर्म एक मानव की परिभाषा। और मैं अब सिंगापुर का चित्रण करता हूँ। कर्म भूमि मेरी मौसी सी माँ की परछाई। कर्म भूमि मेरी मौसी सी माँ की परछाई। लाड प्यार में कभी कभी अम्मा के भी ऊपर वो उड़ेल देती है मुझ पर ममता के प्यालों का रस। लिटिल इंडिया इतना विस्तृत जैसे हो भारत सर्वस। जन्म कर्म को सार्थकता देती ज्वलंत आशा। धरा एक है धर्म एक मानव की परिभाषा। और इसका आखिरी बंद है जो सुभाष नेताजी के साथ है, जिसका जिक्र अभी रोहित भाई ने भी किया। उनका इस धरा से भी बहुत गहरा संबंध है, उसको मैंने चित्रित करने का प्रयास किया है। खून मांग कर जिस सुभाष ने धर्म युद्ध का राग रचा। खून मांग कर जिस सुभाष ने धर्म युद्ध का राग रचा। तिनका तिनका जोड़ बुना था राष्ट्र अस्मिता का सपना। सिंगापुर की बलिदानी धरती पर जन्मी सेना हिंद। आजादी के हुंकारों ने फूंके जन जन में नवबिंब। उज्जवल धरती का ये मस्तक पावन कैलाशा। धरा एक है धर्म एक मानव की परिभाषा। और आखिरी बंद है जो मानवता का एक संदेश है, जिसको संचित करने का मैंने प्रयास किया है। मैं क्या एक देश का वासी, क्या मेरा बस एक चमन। मैं क्या एक देश का वासी, क्या मेरा बस एक चमन। अग्निदाह में एक हिस्सा तो कहाँ प्रफुल्लित मेरा मन। क्या विभीषिका में जलता धरती का कोना सुख देता। महामृत्यु के काल ग्रास से कौन देश अब मुक्त रहा। नक्शे पर की चंद लकीरें, नक्शे पर की चंद लकीरें नहीं मेरी भाषा। धरा एक है धर्म एक है मानव की परिभाषा। युगों युगों से मानवता की एकमात्र आशा। धरा एक है धर्म एक मानव की परिभाषा। जय हिंद, जय हिंदी वसुधैव कुटुंबकम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कविता। और अब मैं सिंगापुर से विनोद दुबे जी को आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पे। विनोद जी आएं और अपनी कविता पाठ से इस मंच की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद आराधना जी। मैं फटाफट शुरू करता हूँ। कविता का शीर्षक है सिंगापुर आई भारतीय लड़कियां। वैसे आप लोग इतने सीनियर हैं और इतना बढ़िया चल रहा था कि मुझे लगा जैसे ग्रेजुएशन की क्लास में कोई प्राइमरी का बच्चा आ गया। तो मुझे चेक करना पड़ा, मैं हूं यहीं पे। तो सिंगापुर आई भारतीय लड़कियां कविता का शीर्षक है। भारत में मैं जन्मी वहीं की थी मेरी पढ़ाई लिखाई। हाथ थामे किसी का मैं सिंगापुर गृहस्थी बसाने चली आई। जब चांगी एयरपोर्ट पर पहली दफा उतरी तो एक अजनबी से देश से मुलाकात हुई। भौचक सब कुछ देखती रही, न इनकी शिंग्लिश समझ आई न किसी से बात हुई। पर आज सालों गुजरने के बाद लगता है कि मेरी देह ने जिस देश का नमक खाया है उस देश ने मेरी सोच के दायरे को कोसों दूर तक बढ़ाया है। मैं सोचा करती थी
मैं सोचा करती थी कि ऊंची इमारतें लील जाती हैं प्रकृति की हरियाली, चौड़ी सड़कें कहाँ छोड़ती होंगी कोई मैदान खाली। पर यहाँ मैंने मरीना बे सैंड्स की गगनचुंबी बिल्डिंग देखी, सड़कों पर विकास का तेज रफ्तार देखा, ईसीपी और पेसिरिस का समंदर तट देखा, मैक्रिची और बोटेनिक गार्डन का विस्तार देखा। मेरी आंखें अचंभित थी देखकर ये सुंदर रहस्य, प्रकृति और विकास का ऐसा अनूठा सामंजस्य। माँ ने मुझे चीजें टोंक से बांध कर रखना सिखाया था, शाम होने से पहले घर लौटना सिखाया था। पर यहाँ मैं फोन या पर्स कहीं भी भूल जाऊं, मजाल है कोई उठा ले। देर रात अकेले कहीं भी निकल जाऊं, मजाल है कोई बुरी नजर डाले। सुरक्षा के ये नए एहसास मेरे वो सारे पुराने डर फर्जी कर गए। सकुचाई सी इस लड़की को भी तितलियों से मनमर्जी कर गए। वाह, क्या बात है। मैंने धर्म और जाति के बहाने लोगों को लड़ते देखा था। अलग विचारों का एक साथ मुश्किल है, मैंने यही तो सीखा था। पर यहाँ मैंने चाइना टाउन में जितना चाइना देखा, लिटिल इंडिया में उतना ही इंडिया देखा। जितना चाइनीज न्यू ईयर या हरिराया देखा, उतना ही दिवाली, होली और डांडिया देखा। बसों और एमआरटी की भीड़ में मुझे चाइनीज, मलय और इंडियन दिखते हैं। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं, सभी अपनी मगन में, सभी अपनी काम की धुन में मगन दिखते हैं। यहां समझा मैंने कि बेफजूल की बातों में क्यों करना है अपना बेशकीमती वक्त खर्चा, क्यों चाय की अड़ी पर पान गुड़गुड़ाते करना है हमें दुनिया भर की राजनीतिक चर्चा। मैंने पढ़ा था कि किसी, ये आखिरी पंक्ति है, कि मैंने पढ़ा था कि किसी देश को आगे खींचने का इंजन होता है ढेर सारी जमीन और ढेरों संसाधन। मैंने पढ़ा था कि किसी देश को आगे खींचने का इंजन होता है ढेर सारी जमीन और ढेरों संसाधन। पर यहां आकर मैंने जाना कि ये सब तो मेरी समझ का फेर है। ये छोटा सा बिना संसाधनों वाला देश भी आधुनिक विकास के जंगल का बब्बर शेर है। ली कुआन यू के जीवन से मैंने सीखा कि विकास के लिए रिसोर्स नहीं बल्कि एक दूरदर्शी नेता चाहिए। मिलिट्री की कोई तगड़ी और बड़ी फोर्स नहीं बल्कि उसके पीछे एक कर्मठ जनता चाहिए। अब चांगी एयरपोर्ट पर अकेले उतरती हूं तो मुझे ये देश अपना सा लगता है। मैं कभी अजनबी होकर किसी का हाथ पकड़े आई थी, वो गुजरा वक्त एक सपना सा लगता है। यहाँ अक्सर बारिश हो जाती है, यहाँ गाहे बगाहें अक्सर बारिश हो जाती है। शायद ये बूंदें लोगों के मन को गीला रखती हैं। कहीं और से आया पौधा भी आसानी से पनप जाए, ये बारिश यहाँ की मिट्टी को इतना ढीला रखती है। शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कविता। और विनोद जी, अभी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट कर रही हूँ और आजकल धन्यवाद ज्ञापन से खूब प्रसिद्धि बटोर रही ये सिंगापुर संगम पत्रिका की संपादक और संगम सिंगापुर संस्था की जो संस्थापक है डॉक्टर संध्या जी को मैं विधिवत धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। और इस श्लोक के साथ कि त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। तो लीजिए, आपका मंच आपको वापस सुपुर्द करी संध्या जी। धन्यवाद आराधना। समय चूंकि भागा जा रहा है और दूसरा कार्यक्रम बस 2-3 मिनट में लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे, कुछ लोग जुड़ भी चुके हैं, तो मैं बड़े संक्षेप में आज इस मंच के माध्यम से आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि आप सबने समय दिया। क्योंकि कवि जो है वो सांसारिक और अन्य बिंबों में जादू भर देता है, जादू ढूंढता है और जादू भर देता है। तो आज आपने अपनी कविता के माध्यम से न सिर्फ देशभक्ति बल्कि समय का समाज में घट रही घटनाओं, यथार्थ जो है, जो प्रकृति है, और सभी के साथ हमें रूबरू कराया। किसी ने व्यक्ति को माध्यम बनाया, किसी ने वस्तु को, किसी ने प्रकृति को। तो यही कहूंगी कि जो भी आज आपने, चाहे वो ब्रेक्सिट पे बात हुई हो, साइकिल पे हुई हो, या नारंगी देश या गूगल, चाहे सई नदी रही हो, डायस्पोरा की बात हो, इतने सुंदर दोहे हो, या अगर हम कहें कि चीन का आधा इंसान रहा हो, या शैलजा जी समय की हाइकू के साथ उनकी कनाडा पर कविता, राजेंद्र जी ने किस प्रकार दोनों देशों का संगम किया, और विनोद जी ने तो
मुझे लगता है कुछ कुछ मेरी भी परछाई वहां डाल दी है कि किस प्रकार आए तो डरे डरे, अब है तो किस ज्यादा डरने की जरूरत नहीं लगती है। तो सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और मैं अपने पांचों छात्रों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आज हमारे साथ सिंगापुर संगम के मंच से हमारी सखी संगीता जी, संगीता, पूनम, अरुणा, अनुराधा जुड़ी हुई हैं, साथ ही शांति प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, और भी जो लोग जुड़े हैं सभी का हृदय से आभार। और अगर मैं ये कहूँ कि संचालक को बिना धन्यवाद दिए अगर मैं बंद करूं तो वो बड़ी ही नाइंसाफी होगी। इतना सुंदर संचालन करने के लिए आराधना, एक बार पुनः हृदय से आभार। जो भी तुम बोलती हो उसमें अपने आप जीवन उभर कर सामने आ जाता है। तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत आभार आराधना। और आज इसके साथ ही मैं यही कहूंगी कि हम पहले से भी अधिक समर्पण से इस यात्रा को जारी रखने का प्रयास करेंगे और फिर मिलेंगे किसी दूसरे कार्यक्रम में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय सिंगापुर, जय भारत, जय हिंदी, सबकी जय, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सिंगापुर संगम का धन्यवाद संध्या जी, आराधना जी, सभी साथी जो राजेंद्र जी, विनोद जी और सभी लोग जो जिन्होंने कविता पाठ किया, बहुत धन्यवाद।